बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो ईरान से मुतालिक है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। सैकड़ों मिसाइल जो है वो दागे गए हैं ईरान की तरफ से। और मशरिक़ वस्ता में अब सवाल यह है कि जो आग भड़क उठी है ये पूरे खित्ते को क्या अपनी लपेट में ले लेगा, किस किस मुल्क को इससे डरना चाहिए और इस अहम मामले को निहायत ही बारीकी से देखना होगा। इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हम आगाज भी करने जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान की तस्वीर भी देखने वालों के सामने रखेंगे क्योंकि सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़े शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी है, उसके बाद इन शहरों में कंटेनर्स भी पहुंच गए हैं। दफा 144 का निफाज कर दिया गया है और इत्तलात है कि नजरबंदी से लेकर गिरफ्तारियों तक ये मामला पहुंचने के इम्कानात भी हैं। लेकिन जो अदालती मामलात हैं उनमें वकला एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर चंद ही दिन बाकी रह गए हैं कि एससीओ मीटिंग भी होने जा रही है। क्या दुनिया को पाकिस्तान का ये चेहरा दिखाने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है? आज बड़ी तफसील से सारी गुफ्तगू होने जा रही है। आमिर साहब, हम तो अपने एहतजाजों में लगे हुए, दुनिया का तो नक्शा ही तब्दील हो गया। ये जो अभी कुछ देर पहले ये बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है, क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? कर क्या रहे हैं हम लोग? जी, बहुत ज्यादा डरना चाहिए। हमने कल का प्रोग्राम भी यहीं से शुरू किया था कि हम अपनी आपस की मारकटाइयों में लगे हुए हैं और बड़े छोटे छोटे मसलों के ऊपर जो है पार्लियामान में, अदालतों में, सड़कों पे लड़ाई चल रही है। और हमें जो बाहर से खतरात हैं, खित्ते में खतरात हैं और मिडल ईस्ट में खतरात, ख़ास तौर पे हमने इसी लेबनान के अंदर जो बढ़ती हुई जंग और इसका ईरान के साथ खतरा बढ़ने के खतरे की तरफ इशारा किया था कि अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये बॉर्डर हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है इस वक्त कि अभी तक की जो इतलाएं चल रही हैं कि सैकड़ों, जिस तरह आपने कहा, 400-500 मिसाइल दागे जा चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो ये अभी खबरें ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें हमारे दाखिली जो हैं वो ज़ाती क्राइसिस यहाँ पे और ये बाकी पीछे रह जाती हैं क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ ये कि ये हमारा अपना खिता है, ईरान हमारा बॉर्डर है, तो हमारे बॉर्डर पे तकरीबन आ गई, फिर हम बीइंग दी ओनली न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो है, हम भी इससे दूर नहीं रह सकते। इसके जो असरात हैं, फिलहाल जो देखने की वहाँ पे चीज़ है कि ये जो मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, अब इसमें कोई वो नहीं रहती, तो क्या ये एक वन ऑफ, एक दफ़ा की ये एक होगी कि वो अपना बदला ले लेंगे? क्योंकि इससे पहले जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई ईरान के अंदर, उस वक्त भी ईरान ने वहाँ पे मिसाइल अपने किए थे। बाद में फिर ये एक अखज़ किया गया कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ईरान को अमेरिका की तरफ से भी तमाम लोग शामिल थे कि इनको एक दफ़ा अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया जाएगा और वो भी एक हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अपना रिएक्शन देंगे और उसके बाद मजीद कोई इसराइल की तरफ से रिएक्शन ना होगा, ना हुआ। तो उसके अंदर शायद अंडरस्टैंडिंग थी, अमेरिका और जो इंटरनेशनल पावर्स की अंडरस्टैंडिंग भी थी। दूसरा जो उसके अंदर, क्या ये वैसा ही होगा? क्या ये ईरान का ये जो है ये बस ये मिसाइल की हद तक ही रहेगा या ये बढ़ता रहेगा? उसके बाद ये देखना होगा कि इसका नुकसान इसराइल में कितना होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये किया गया तो इसराइल ने बड़ी बड़के मारी गई कि वहाँ पे उनका जो आगे स्ट्रेटेजिक जो वॉल है, आयरन डोम जिसे वो कहते हैं, एंटी एयर जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, वो बड़ा कारगर रहा और उसका खास वो उनका क्लेम था कि नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह भी है कि ज़रा नक्शा जहन में रखें ईरान का और मिडल ईस्ट का कि ईरान के बाद इराक आता है, फिर ऊपर उर्दन आता है, सऊदी अरेबिया आता है और शाम आता है। तो पहले इराक में से होते हुए या सऊदी अरेबिया में से होते हुए जॉर्डन और फिर शाम, इनके ऊपर से ये जाना होता है। ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। और पर पिछली दफ़ा क्योंकि इन सब का कॉपरेशन जो रास्ते में ममालिक थे यहाँ में और खित्ते में, अमेरिका की और इसराइल के कई मुल्कों से अच्छे दफाई ताल्लुकात भी हैं, तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस, क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो
इन मुल्कों में ही, रास्ते में ही एयर टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। लेबनान याद रहे कि बिल्कुल साथ में है, मलक्का बॉर्डर है, तो जब इतनी दूर 2000 किलोमीटर से दूर आता है तो रास्ते में रोक लिया गया था, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और उसमें जॉर्डन खास तौर पे बहुत उन्होंने तावन, जहां पे अमेरिका की बेसिस हैं, तो उनका बहुत तावन शामिल रहा कि वो पहले ही इतला दे के आधे से ज्यादातर जो मिसाइल थे वो रास्ते में ही इसराइल पहुंचने से पहले ही उनको नाकारा कर दिया गया था। तो इस दफा ये देखना होगा, क्योंकि लेबनान के बाद हर मुल्क ने अपने मुफाद के मुताबिक अब फैसला करना है। पूरा मिडल ईस्ट इसके बाद फैसले कर रहा होगा। अभी इतलाएं आ रही हैं कि अमेरिका की भी कौमी सलामती की मीटिंग जारी है और आई एम श्योर बाकी मुल्कों में भी ऐसा ही हो रहा होगा। बिल्कुल इसमें ईरान का भी देखना है, फिर इस खित्ते में भी देखना है, मगर उसके बाद फिर इसराइल और फिर अमेरिका का रिएक्शन भी देखना है, क्योंकि पहले ही इतलाएं आ रही थी कि अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो वहां पे इलाके के अंदर आ चुके में हैं। और उसके बाद अब ये देखना है कि ये क्या किसी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बाद ईरान को लायक किया जा रहा है, या एक दूसरी ये एक थ्योरी थी कि ईरान को प्रवोक किया जा रहा है और ईरान ही असल में असल टारगेट था, तो उनको बीच में शामिल करने के लिए, क्योंकि मकसद जो है ईरान के जोहरी निज़ाम को तबाह करना है। और शायद इसके अंदर अगर ये सच रही और ये जंग बिगड़ती है तो फिर ये किसी कोई रुख भी इख्तियार कर सकती है। हमारे लिए इसके बहुत ज्यादा असरात हैं। लेकिन अभी ईरान की तरफ से आमिर साहब ये अनाउंस हो गया है कि अगर इजराइल ने हमारे इस एक्ट के ऊपर रिएक्ट किया तो अगेन हम इनको निशाना बनाएंगे। और अभी जिस दिफाई निज़ाम की आप बात कर रहे थे, ये मुतादिद विजुअल्स जो हैं ये बाकायदा तौर पर शेयर होना शुरू हो गए हैं कि जो दिफाई निज़ाम की ये बात कर रहे थे वो नाकारा हो चुका है और बाकायदा तौर पर शहर के अंदर गिरते हुए इन मिसाइल को देखा जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मजहर साहब को भी मैं साथ मिलाऊंगी अपने। सीनियर साफी तजियाकार मजहर अब्बास साहब भी इस अहम इशू के ऊपर हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त। जी बस मैं 2-1 मिनट ले लूं मजहर आपकी इजाजत से, कि लोगों को कि बिल्कुल इस वक्त ये देखना होगा कि ईरान का ये वन टाइम, पिछली दफा क्योंकि उन्होंने इस तरह ही किए गए थे तो इसराइल की तरफ से अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग के साथ रिएक्शन नहीं आया था, तो ये रुक गया। तो इस दफा क्या वो रिएक्ट करते हैं और क्या ईरान ये जारी रखेगा सिलसिला, और अमेरिका क्या रिएक्ट करता है, ये काफी सारे सवाल हैं। फिर जिस तरह आप अभी बता रही हैं कि कुछ ये जो उनका दिफाई निज़ाम है इस दफा, वो जाहिर है उनके पिछली दफा क्योंकि दरमियान के, जिस तरह मैंने कहा, जॉर्डन से और जो इराक से और सऊदी अरेबिया की खित्ते से जब गुजरते हैं तो इतना टाइम था कि वो उसको रोकने पाए। तो इस दफा पता नहीं बाकी के ममालिक की और ईरान ने भी कुछ सबक सीखे होंगे कि पिछली दफा उनके मिसाइल के अंदर क्या दागने के अंदर क्या खराबियां रही। सो बहुत ज्यादा सवाल ज्यादा हैं। मगर मजहर मैं आपकी तरफ आता हूं कि बाकी हम यहाँ बड़ी ही अपनी आपस की सियासी मारकटाइयों में लगे हुए हैं, अदालती लड़ाइयाँ चल रही हैं, सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुआशी मसाइल चल रहे हैं। तो ये तो हमारे बॉर्डर पे आ गई जंग जो है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। तो जरा एक प्लीज इसको जरा आप अपने उससे बताइएगा कि हमें क्या क्या खतरात हैं और इस जंग के मुतल्लिक आप इन चीजों पे बड़ी नजर रखते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? शुक्रिया। देखिए आमिर, हम तो इस खत्ते में बहुत अरसे से, पिछले 40 साल से एक हालत जंग में हैं। शायद हमारे जो लीडरशिप है वो है, उस ज़माने में मिलिट्री लीडरशिप थी। अगर आपको याद हो कि ये सारा सिलसिला पोस्ट 79 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद शुरू हो गया था और उस वक्त हम नए नए जर्नलिज्म में आए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में, और कराची में ख़ास तौर पे मुझे याद है कि कराची में पासदारान और मुजाहिदीन खल्क की जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कराची के अंदर हमने देखा। कई वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें हमें टारगेट किलिंग भी नज़र आई, एक दूसरे के उस पर अटैक भी नज़र आए उसके अंदर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया और उसके बाद ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई, जब रूस अफ़गानिस्तान में गया, उसका भी स्पिल ओवर हमें पाकिस्तान में ही नज़र आया। और तो वो जो पासदारान और मुजाहिदीन खल्क वाली जो लड़ाई थी वो फिर काफ़ी अरसे बाद वो ख़त्म हुई। लेकिन वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो ईरान से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, वो जब उसे हमें यहाँ उसके असरात नज़र आए तो उसी वक्त
एक अलर्ट हो गया था। और अगर आपको याद हो कि ईरान में जो अमेरिकन एम्बेसी पे कब्ज़ा हुआ था, उसके अंदर एक पाकिस्तानी डायरी भी बरामद हुई थी। और अगर उस डायरी को आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना सीरियस था और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ क्या चीज़ें हो रही थी। फिर जब अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट आया और अफ़गानिस्तान का स्पिल ओवर आया तो हम और ज़्यादा उस खत्ते में फंसते चले गए। और फिर ज़ाहिर है एक अफ़गान जंग का हम हिस्सा बन गए। हमने यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है वो अरब कंट्रीज़ से, अफ्रीकन कंट्रीज़ से लोग आए और फिर जिहाद अफ़गानिस्तान के नाम से हम इंगेज हुए उसमें, जिसका अल्टीमेट आगे जाके हमें नुकसान ये हुआ कि जब वो जंग ख़त्म हुई, रूस चला गया, तो वो जितने फॉरेनर्स पाकिस्तान आए थे उनके ममालिक ने उनको लेने से इनकार कर दिया। तो अब आपके पास चॉइस ही नहीं थी। तो 50-60 हज़ार जो गैर मुल्की मुजाहिदीन थे वो फिर पाकिस्तान में ही रह गए। और उसका फिर बाद में हमें ज़ाहिर है जो वाक़यात हुए उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत बुरी तरह फंसते चले गए। और फिर हमने आगे जाके कई सालों बाद देखा कि जब दूसरी अफ़गान जंग हुई, जो 9/11 जिसके बाद, तो आप पूरी तरीके से इस खत्ते में फंस चुके थे। आप ईरान की वजह से भी, अफ़गानिस्तान की वजह से भी, और उसके बाद जो उसका स्पिल ओवर हुआ 9/11 का, उसमें अलकायदा की मेन लीडरशिप आपकी आके वो छुपने लगी। मज़र मैं थोड़ा सा आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए इसके खतरात और हमें इसको कैसे हैंडल करना चाहिए उसकी तरफ आते हैं। मैं चाहूँगा फ़िलहाल, क्योंकि ये ऑन गोइंग इस वक्त ये एक क्राइसिस चल रहा है और 3 बड़े जो सबसे बड़े सवाल वहाँ पे हैं, वो एक तो ये है कि ईरान के इस हमले का स्केल क्या है, और उसका इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इसराइल का क्या रिएक्शन आता है। और इसराइल का रिएक्शन जो है वो अमेरिका की थिंकिंग पे शो करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में ये था कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर जोहरी हथियारों से रोकना मकसद था, या ये भी कोई पता नहीं उनकी कितनी तैयारी हो चुकी हुई है और वो हथियार शायद बन चुके हो, तो एक न्यूक्लियर खतरा भी है। इस पे राय में अगर आप इसको बता सकें। आमिर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर आप अमेरिकन फॉर्मर CIA और उनकी किताबें पढ़ें तो वो ईरान से बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को समझते हैं। इस चीज़ को अपने जहन में हमें रखना चाहिए कि आप उनके न्यूक्लियस पे मौजूद हैं, आप एक एटमी ताकत है, ये भी उन्हें पता है उनके। ये अगर और मुझे देखिए, इसराइल और हालिया कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप देखें तो इसराइल ने बड़े फोकस अटैक किए हैं। आप देखें, आप सुलेमानी को उठा लें, आप उसके बाद इस्माइल हानिया को उठा लें और हसन नसरुल्लाह को उठा लें, इन तीनों की जो शहादतें हैं आप देखें कि हमने देखा कि हमास ने अटैक किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अब ईरान ने अटैक किया। जो काउंटर अटैक होता है वो बड़ा फोकस होता है। उन्होंने एक तरफ तो जेनोसाइड किया फ़लस्तीनियों का, और दूसरी तरफ उन्होंने जो आपकी 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आप उस खित्ते में लड़ रही थी, हमास और हिजबुल्लाह, उनके टॉप लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया और वो उसमें कामयाब हो गए। अब अगर ईरान का रिएक्शन जो है, अभी तो हमने मिसाइल की हद तक देखा है ईरान का, क्या काउंटर अटैक ऐसा नहीं हो सकता कि काउंटर अटैक नहीं होगा? अब वो काउंटर अटैक कितना खतरनाक होता है, आप उस खित्ते से उसमें आपका क्या ज़हनी तौर पे क्या हमारी कौमी लीडरशिप, क्या हमारी ज़ाहिर है हमारी अस्करी लीडरशिप के जहन में तो ये सारी चीज़ें बात होनी चाहिए और होगी, लेकिन क्या हमारी नेशनल लीडरशिप, और कल जो पार्लियामेंट का इजलास भी हो रहा है, इन कैमरा इजलास भी हो रहा है कौमी सलामती के हवाले से, ये आपका टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। इसलिए कि ये उस खित्ते की लड़ाई इस खित्ते में आ रही है, और अगर ईरान से इजराइल की जंग होती है तो ये जंग ज़मीनी नहीं होगी, ये जंग बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। इसका मज़हब पिछली दफ़ा जब इस्माइल हानिया के बाद ईरान ने जब मिसाइल दागे थे
तो वहाँ उसमें अब में और तब में फ़र्क एक ये था कि अब इसमें अब में कि इस दफ़ा एक तो लेबनान तक ये जंग नहीं जा चुकी थी, उनका बड़ा एक लिमिटेड इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, अब वहाँ पे ज़मीनी जंग की बात हो रही है। दूसरा ये अब क्लियर है कि उस वक्त एक म्यूचुअल बड़ी ताकतों की अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाउ किया गया था कि ईरान के इसके बाद इसराइल ने रिएक्ट नहीं किया और जाहिर है उसमें अमेरिका का कलीदी किरदार था। इस दफ़ा लग रहा था कि ये जो कहा जा रहा था कि जी एस्केलेट टू डी एस्केलेट, इस तरह की चीज़ें हैं कि अमेरिका की बिल्कुल शमूलियत उसके अंदर शामिल है। तो कल दोपहर को जो मीटिंग हमारे यहाँ पार्लियामान में वो तो केपी और बलूचिस्तान पे है, ये तो बहुत इंटरनेशनल लेवल का। आई एम श्योर आज की रात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जाहिर है इसराइल और अमेरिका का तो रिएक्शन देखना है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन वहाँ से आ जाता है जिस तरह के खतरे की आप इशारा कर रहे हैं, फिर हर मुल्क को डिसाइड करना होगा। मैं बस 2 मिनट लूंगा कि बीच में जॉर्डन का रोल भी आएगा, फिर बीच में जो है सीरिया, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये कोई भी मुल्क जो है बच नहीं पाएगा। ये बहुत वाइडर हो जाता है उस पेराए में कि अगर ये बड़ा हो जाता है तो हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक ये देखेगा। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आंसर बहुत ज्यादा कम हैं। एक आमिर देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस जंग को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके इस वक्त जो लोग फ़लस्तीनी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, उन सारे ममालिक को सबसे पहले ख़त्म किया गया। सीरिया आज उस काबिल नहीं है, लीबिया आज उस काबिल नहीं है, इराक़ आज उस काबिल नहीं है। तो उन्होंने जब टारगेट किया तो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती थी फ़लस्तीनियों को, वो सीरिया से आती थी। तो सीरिया इस वक्त जो है वो तबाह कर दिया गया। फिर सपोर्ट आती थी लीबिया से, लीबिया इस वक्त इस काबिल नहीं है। तो जो बाकी ममालिक हैं वो तो बाय एंड लार्ज अमेरिकन अलाई हैं, वो अमेरिकन मूव्स के बगैर वो चलेंगे नहीं, चाहे वो OIC हो या कोई और हो। एक फर्क, एक में टर्की और पाकिस्तान में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आते हैं, पर मैं एक फर्क थोड़ा सा है कि लेबनान के अंदर जो हुआ तो उसके बाद से थोड़ी सी पोजीशन तमाम जो अमेरिकन एलाइज अरब मुल्कों ने बिल्कुल अभी तक उनका फ़लस्तीन के अंदर किरदार ना होने के बराबर रहा। एक सिलसिला लफ्जी मज़म्मतों के कुछ नहीं OIC ने और अरब ममालिक ने किया, मगर उसके बाद उनके यहाँ भी एक डोमेस्टिक प्रेशर हैं और थोड़े से इशारे आने शुरू हुए थे कि फॉर एग्जांपल जो जॉर्डन का रोल बहुत खरीदी है कि उनके यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मिसाइल आए थे उनके ही टेरिटरी में रोक लिए गए थे क्योंकि वहाँ पे बेसिस हैं अमरीकनों की। और सऊदी अरेबिया और UAE का भी अभी पता नहीं बकते हुए हालात में अंदर क्या वो होगा। तो ये है। और फिर आपने जिस तरह जिक्र किया टर्की तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। हम डायरेक्टली तो खित्ते में नहीं आते, मगर जब ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर तो हमारे बॉर्डर तक आ गया, तो इसलिए हमारी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाती है। इस पे आप इंटरनेशनल उसके ऊपर कर लें तो फिर मैं थोड़ा सा उसको लिंक लोकल पॉलिटिक्स से भी करना चाहूंगा। देखिए, हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे भी और अदरवाइज भी तैयार रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है जिस तरह आप कह रहे थे कि जो अरब कंट्रीज़ हैं जो अदरवाइज़ फ़लस्तीनी मूवमेंट को सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं करती, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखती हैं और उन्होंने प्रैक्टिकली इस इशू को जो है ना उस तरह एड्रेस नहीं किया जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा था। तो सऊदी अरब की खामोशी हमें नज़र आई, बाकी ममालिक की खामोशी नज़र आई, लेकिन वो ये भूल गए कि जब लड़ाई बढ़ेगी तो क्या वो खुद महफूज रह पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी महफूज रह पाएंगे। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है हमारे लिए, ये बिल्कुल इस वजह से हमें हर सूरत में अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जंग अगर बढ़ती है तो अगर वर्ल्ड वॉर ना भी हो तो कम से कम ये जो आपका खित्ता है, अगर ईरान पे फ़र्ज़ करें काउंटर अटैक हो जाता है और फुल फ्लैश अटैक हो जाता है, जो कि मुझे शायद इस वक्त नहीं लग रहा, लेकिन अगर फुल फ्लैश वॉर हो जाती है तो फिर आप अपने आप को कैसे इससे बचा पाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ याद रखें कि आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत शदीद हैं।
मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अब मैं मजबूर हूँ इस वक्त। हमें हमारी प्रोडक्शन टीम बाखबर रहेगी कि कुछ और खबर आती है तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे वहां से, मगर उस एक्सटर्नल इस खतरे का इंटरनल के ऊपर सूरत हाल ये है कि मैं 2 मिनट नजर लूंगा कि इस वक्त कल जो है 3 शहरों में जो है पीटीआई ने अपना एहतजाज, अब जलसे से एहतजाज बहुत खतरनाक होता है, कोई जलसा फिर भी एक इजाज़त के साथ एक कंट्रोल्ड एरिया में होता है। हमने पिंडी में देखा कि बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है, हर गलियां पूरा शहर ही इन्वॉल्व हो जाता है और फिर ये बहुत रिस्क लिए गए कि सूबों से दूसरे केपी से आ रही हैं, फोर्सेस का टकराव के इम्कानात हैं और अब ये 3 शहरों में हो रहा है। तीनों की अपनी वैल्यू है। फैसलाबाद जो है हमारा इंडस्ट्रियल हब है, मियांवाली में एयर बेस है और फिर वो जो है पीटीआई का गढ़ है, इमरान खान का शहर है। बावलपुर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, वहाँ भी कोर बैठी हुई है पूरी। तो अब ये जो बताई जा रही हैं कि कंटेनर लग गए हैं, ये वाला होता है और आगे फिर कल मलेशिया के वजीर आजम आ रहे हैं, फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे मौकों पे क्राइसिस के अंदर जिस तरह बरतानिया में वर्ल्ड वॉर में नेशनल गवर्नमेंटें बन जाती हैं, तो यहाँ कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप बातचीत बहुत ज़रूरी है कि आपस में बैठ के अगर हम इंडिया को एससीओ के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं। और यहाँ ऐसी भी खबरें रही कि तालिबान के साथ भी, यहाँ पे टीटीपी के साथ भी यहाँ पे बातें होती रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शायद लाजिम नहीं हो गया कि इस वक्त ये माहौल बना हुआ है कि तरमीम लाई जा रही है नहीं, और जी वो मिलिट्री कोर्ट बनाने की बातें वो डरे हुए हैं कि जी हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए टांग देंगे हमारे पार्टी चीफ को। तो यहाँ पे इस वक्त क्या आपके ख्याल में मौका नहीं आ गया कि इनफ इज इनफ, और ये क्राइसिस इतना बड़ा बॉर्डर पे आ गया है कि हमें आपस में बातचीत करने की जरूरत है और इसको लोकल टेंशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है? सिर्फ यही नहीं, आप एक और चीज़ को भूल गए कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ रही है और इसीलिए शायद पीटीआई ने मुल्तान का अपना जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया है, क्योंकि जो पहले 2 टेस्ट मैचेस होंगे वो मुल्तान में होंगे। लेकिन और जितने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, कोई एक वाकया आपको फिर 25, 30, 40 साल पीछे ले जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, आपको पता है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम के वाक़े के बाद आप कितने साल दुनिया में क्रिकेट में आइसोलेट हो गए थे। ये जो चीज़ें हैं ये न सिर्फ ये कि हुकूमती लेवल पर सोचने की हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर सोचने की हैं, खुद पीटीआई के लेवल पर भी सोचने की हैं। ये जो चीज़ें हैं, हम बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ करते हैं, करना भी चाहिए, एक दूसरे से इख्तलाफ करें जो कुछ भी करें, लेकिन बहुत से ऐसे इंटरेस्ट होते हैं कि आपको याद है 2014 में जब चीनी सदर आ रहे थे उस वक्त भी ये मसला खड़ा हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लेवल पर भी और उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर ये जो है ये चीज़ें देखने की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपने सही याद करवाया कि धरने के वक्त जो है चीनी सदर ने आना था और उन्होंने इनकार कर दिया था। आज तक उसकी बातें होती हैं कि पीटीआई को इल्जाम धरा जाता है। अभी एससीओ में 14 तारीख को जो है चीनी वजीर आजम आ रहे हैं। भारत खुद तो नहीं आ रहा, ऑनलाइन आ रहा है, मगर एससीओ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक इवेंट है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि पूरे सेंट्रल एशियन के से दूर पता नहीं देखना है पहले ही कौन ऑनलाइन आता है। और चीनी वजीर आजम तो क्योंकि कमिट कर बैठे हैं 15-16 को यहाँ है। यहाँ एक क्वेश्चन अब आ रहा है कि पीटीआई को भी बैक ऑफ करना चाहिए, मगर पीटीआई की तरफ से मेरी कुछ चंद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें भी तो इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए कि और कुछ नहीं तो इस तरह की जेस्चर आ जाए कि ये तरमीम डिले कर दी जाएगी या कुछ थोड़ी सी सहूलतें बयान की जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मगर एक मैं बस ये वक्फा ये मुझे कह रही है, मगर एक मैं फीलर छोड़ दूं जिसके बाद आपसे और हमारे एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की जो खबर है इंपॉर्टेंट वो ये है कि पीटीआई ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने मशरूत कौमी मालियाती उसके ऊपर आईएमएफ की शर्तों को पूरा रखते हुए दस्तखत कर दिए हैं, सिंध ने बाद में किए हैं।
तो अभी भी उनके सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर KP का ये करना अब पता नहीं ये किसी बातचीत के नतीजे में हुआ है या KP के अपने वर्कर ये कह सकते हैं कि एक तरफ आप ताउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं सड़कों पे लड़ें, तो पता नहीं ये कुछ हुआ नहीं हुआ, इसके मुतालिक बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, अदालती मामलात को भी डिस्कस करेंगे, और हमारे नए मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारीफ भी कराऊंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया एडिटर इन चीफ रोजनामा 92 न्यूज इस्लामाबाद राव खालिद साहब ने। बहुत शुक्रिया राव साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मज़हर, मैं आपकी इजाजत से राव साहब के पास इनके व्यूज लेना चाहूंगा कि राव साहब आपने सवाल सुन लिया था कि हमारे यहाँ अभी कल भी 3 जलसे हो रहे हैं, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर अगेन, जहां पे पहले भी जिस तरह हम कह रहे थे चीनी सदर को उसकी धरने की वजह से नहीं आया गया था, 4 तारीख और 5 को लाहौर में, और उसके पता नहीं जमात इस्लामी ने भी कुछ 7 को जलसा अनाउंस किया हुआ है, 14-15 को यहाँ SCO होने जा रही है, और पूरे जो हमारे लिए सेंट्रल एशियन सदूर और पता नहीं कौन कौन यहाँ आएगा, चीनी वजीर आजम तो 14 को आ ही जाएंगे, मगर ये जो जंग के खतरात सर पे बॉर्डर के ऊपर आ गए हैं, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या इसकी निगरानी में छोड़ दें कि ये बच्चों की तरह हमारे जज लड़ रहे हैं या हमारे पॉलिटिशियनों के यहाँ तरमीमों में लगे हुए हैं, इस वक्त एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए तमाम पार्टीज में, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है आमिर साहब, जो हमारी तारीख वो यही रही है कि ऐसी कोई सिचुएशन जब होती है जिसमें कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है या दहशत गर्दी के खिलाफ जैसे जंग थी, अगर आपको याद हो इमरान खान साहब ने धरना भी ख़त्म कर दिया था और सारे इकट्ठे होकर फिर एक यकजान हो गए थे और मिलके वो सारा नेशनल एक्शन प्लान बना सारा। और उससे पहले जो हमारी जंगें हुई भारत के साथ, उसमें भी तकरीबन यही जज्बा हमें देखने को मिला। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई ऐसी संगीन सूरत हाल बन जाती है तो उसमें किया जाए। सरेदस्त क्या हो सकता है पॉसिबल, जो इस्लामाबाद का एहतजाज है वो तो आपको पता है नया लॉ आया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा गड़बड़ होगी यहाँ पे। बाकी जगह पे जो एहतजाज है वो शायद रूटीन में हो जाए या जैसे पहले हुआ है तो कुछ दिन पहले रावलपिंडी में उस तरह का हो। लेकिन ये पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें आज की डेवलपमेंट, जैसे आपने KP वाली वो की, IMF से पहले भी तय था, उन्होंने मीटिंग्स भी की थी और उसके बाद ही ये सारा हुआ था जब सूबों ने यकीन दहानी कराई, सियासी यकीन दहानी मिली, उसके बाद उन्होंने वो पैकेज अनाउंस किया और सारी चीज़ें हुई। और दूसरी बात, आज जो एक खबर आई थी कि स्पीकर बुला रहे हैं पार्लिमानी हेड्स की मीटिंग, तो उसके लिए भी अगरचे वो डिले हो गई है, उन्होंने कहा है कि अभी नहीं बुला रहे, लेकिन PTI ने वेलकम किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमें अभी तक दावत नहीं मिली, अगर हमें बुलाया गया तो हम जाएंगे उसमें। तो लग तो ये रहा है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, सियासी जमातों के दरमियान भी, सियासी लोगों के दरमियान भी, और जानी भी चाहिए। आईनी तरमीम का अपनी जगह पे वो चलती रहती है, ये चीज़ें सारी ये मामला चलते रहते हैं। मज़हर ये जो है इस बात पे PTI पे मुनसर से ज़्यादा शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे है, और इस बात पे मुनसर है कि ये जंग किस मोड़ की तरफ मुड़ जाती है, एस्केलेट होती है या ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ नहीं कह सकते आमिर, जो सिचुएशन है, जितनी वॉलेटाइल सिचुएशन मिडल ईस्ट में है और अभी ईरान भी इन्वॉल्व हो गया है, उसके बाद आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल रात क्या सिचुएशन होगी, परसों रात क्या सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो दोनों तरफ मेरा ख्याल है कुछ इस तरह के मेजर्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सतह पे भी, अगेन मैं जब गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो इस्टेब्लिशमेंट की सतह पे भी और PTI की सतह पे भी कुछ जेस्चर की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई है, जो और हेड ऑफ़ द स्टेट्स आ रहे हैं, तो PTI अगर वॉलंटरली भी अपना एहतजाज फ़र्ज़ करें 15 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए मौखर करती है, तो उसमें उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, एक अच्छा जेस्चर जाएगा हर तरफ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी जो आईनी तरमीम है इसको डिफ़र कर दे, इसको जब तक ये सारी सिचुएशंस जो है ये डिफ्यूज़ नहीं हो जाती, ये सारी जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है, जो इस वक्त बाहर की टीम आई हुई है, उसमें तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें कह रहा हूँ
क्योंकि एक सिंगल इंसिडेंट जो है आपको वापस पुरानी डगर पे ले जाएगा और फिर आप स्ट्रगल करेंगे उसके लिए। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से जेस्चर की ज़रूरत है, दोनों तरफ से बेहतर जो है कौमी सोच की ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा ये जो बयानात हैं दोनों तरफ से, ये जो रोज़ाना की 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ये रोक दी जाएं। जो एक नॉर्मल एक तरीक़ा होता है, पार्लियामेंट है, दूसरे फोरम्स हैं, कोई किसी इशू के हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, अब्यूसिव लैंग्वेज, ये अगर और वैसे नहीं रुक सकती तो 2-3 हफ्ते के लिए तो रुक सकती है। तो उससे एक मेरा ख्याल है माहौल में बेहतरी आएगी। नहीं होता हो, अल्लाह करे कुछ ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या भी हो जाता है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी सब पर आएगी। जी राव साहब, ये बिल्कुल मैंने कहा ये तमाम लोकल फैक्टर्स के साथ जो है, अब ये मेरा तो क्योंकि ये मेरा ख्याल आज कोई भी सो नहीं सकेगा, आज की रात ये देखना होगा कि क्या होता है। जागते रहने वाली रात है ये, अल्लाह खैर करे। मगर उसमें पीटीआई का उनका ये कहना है कि हमने आगे बहुत स्ट्रेन दिखाया मगर हमारे लिए हालात बुरे ही होते जा रहे हैं। अब तरमीमें भी आ रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है, और उसके अंदर जो है उनके लीडर को टांगने की बातें भी हो रही हैं। तो हमें तो ये वो कहते हैं कि हमने पिंडी का आगे भी जो है ना, इसी क्रिकेट की वजह से, ज़ाहिर याद रहे कि इमरान खान क्रिकेटर हैं, तो वो उन्होंने मनसूख कर दिया था, जिसके बाद उनको वो कहते हैं ताने दिए गए कि बुज़दिल हैं, डर के मारे नहीं आए। तो अब ये मैंने जिस तरह कहा, ये ज़्यादा हुकूमत पे और मुक़तदरा पे है कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। राव साहब देखिए, दोनों तरफ से ये सूरत हाल जो है ना उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। से पीटीआई सुबह डिसाइड कर लेती है कि जी ठीक है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और रीजन पे बड़ा एक जंग छिड़ने की सूरत पैदा हो रही है, या फॉर दैट मैटर के यकजहती के लिए ही वो कर दें कि जी ये जो कुछ हो रहा है सारा तो हम ये पोस्टपोन कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो जवाबी बयानात या जवाबी इक़दामात वो भी वक्ती तौर पे रोक लेगी, या वो बगावत के मुकदमे और जो मामला चल रहे हैं, अभी छापे भी आज हमने देखा पढ़ने शुरू हो गए थे, वो उसी तरह चलते रहेंगे? क्योंकि सूरत हाल तो बहुत संगीन है। मैं एक कमेंट इस पर कर दूँ, जो ओवरऑल सिचुएशन डेवलप हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, मैं कहूँगा कि इसमें अनटिल एंड अनलेस कोई इंटरनेशनल एजेंडा ना हो तो ये मेरा ख्याल है बहुत लंबा काम नहीं चलेगा। 2 स्टेजेस इसकी हो सकती हैं, या तो फौरी तौर पे संजीदगी को देखते हुए इंटरनेशनल पावर्स कूदेंगी इसमें, फौरी तौर पे इसको रुकवाएंगी, या फिर इसराइल को शायद इतना मौका दें कि वो ईरान की जो अहम इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट कर सके। तो अगर तो ये फैल जाती है फिर तो ऑब्वियसली हम जितने मर्जी दूर हों या नज़दीक हों, वो तो फिर चीन भी है, इधर रूस भी है, भारत भी है, जापान भी है, सारे पे इफेक्ट होंगे, खत्ते में मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ भी होंगे। तो उसमें तो फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो तो ना फोकस में होगी, ना उसकी कोई बात करेगा, ना उसके बारे में कुछ सोचेगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोचने की बात है, हुकूमत के सोचने की बात है, मुक़तदरा के सोचने की बात है कि जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वहाँ पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे लोगों को स्टेप बैक जो कहते हैं ना, एक कदम पीछे लें। और मेरा ख्याल है कल या परसों इस पे एक जो स्पीकर साहब कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे पार्लियामानी लीडर्स की, वो इस इशू पे अगर बुला ली जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और मेरा ख्याल है उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। मैं मज़हर साहब के तरफ जाना चाहूँगी। अभी राव साहब ने भी जो गुफ्तगू की, इससे पहले मज़हर साहब आपने जो एक सिचुएशन बयान की, हालात तो इतने साजगार नहीं है जितनी आइडियल सिचुएशन आपने बयान की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी जाए, पीटीआई थोड़ा सा पीछे हट जाए, गवर्नमेंट थोड़े से होश के नाखून ले, आईनी तरमीम का मामला थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। हालात तो वैसे इतने साजगार नहीं है। ये सारी मारदार जो है ये तो अपने डिफेंस के लिए है, गवर्नमेंट अपने डिफेंस के लिए आईनी तरमीम की मारधाड़ कर रही है, पीछे अपने डिफेंस के लिए इसका रास्ता रोकने के लिए अदालत के अंदर अपनी मारधाड़ चल रही है। तो आपको लगता है कि कोई भी इतने बड़ेपन का मुजाहरा करेगा कि कुछ वक्त के लिए इन तमाम चीजों से पीछे हट जाए? देखिए, नहीं करेंगे तो जाहिर है इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। इसके नताइज ना गवर्नमेंट के लिए अच्छे होंगे ना अपोजिशन के लिए अच्छे होंगे। कौन पहल करता है ये हमें देखना है। हम एक रेस्टलेस नेशन है, हम एक लाउड नेशन है, हम तो प्रोग्राम भी करते हैं तो शोर शराबा करते हैं, एक कमरे में बैठ के भी शो होता है तो उसमें भी एक दूसरे पर उठा के जो है वो थप्पड़ रसीद कर देते हैं। उस तरह की तो कौम हम बन गए हैं।
अब इसमें कौन इतना बोल्ड फैसला करेगा, ये हमें टेस्ट करना है। मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती हैं, तो इनिशिएटिव जो होती है वो गवर्नमेंट्स लेती हैं। आप अपना कुछ जेस्चर दिखाएं, आप चीज़ें दिखाएं, और पीटीआई को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वो सबसे सेंसिटिव सूबा है, और अगर खुदा न खास्ता ये खित्ते वाली लड़ाई बन गई तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा सूबा वो खैबर पख्तूनख्वा होगा। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर अब तक जो उन्होंने किया वो उसको सबको एक तरफ रखें, जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ये बात हो रही है, मुझे तो एक भी कोई वाक़या हो जाता है और उससे आप इंटरनेशनली पीछे चले जाते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इकनॉमिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेशनली अफोर्ड नहीं कर सकते, और पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद हम कहते रहेंगे कि ये ज़िम्मेदार है और वो ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके बाद शायद बहुत देर हो जाएगी। तो जो भी पहल करता है बात उसके हक़ में जाएगी, पॉजिटिव मैसेज उसके हक़ में जाएगा, लोग उसको क्रेडिट देंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ गुडविल जेस्चर दिखाना चाहिए, और साथ में पीटीआई को, क्योंकि वो सड़कों पे होंगे और पीटीआई सड़कों पे होगी और खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है हम बहुत ज़्यादा नुकसान हम उठा पाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं और मज़ीद नुकसान शायद हम अफोर्ड कर नहीं सकते। ये राव साहब ने अभी कह दिया कि अगर इसराइल को अलाउ किया गया कि उनकी कोई जौहरी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर लिया जाए, अगर ऐसा होगा तो ये पूरे खित्ते की नहीं शायद वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। डेफिनेटली ये एस्केलेशन होगी और बहुत ख़तरनाक होगी। पर यहाँ कोई सिर्फ पार्लियामानी मीटिंग नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे मौक़ों पे जो है जॉइंट सेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड, और जब तक ये ना चले, डिपेंडिंग ऑन कि आज रात को क्या होता है, इस पर बहुत मुनसर है। मगर वो शाम तक की इत्तला ये थी कि पीटीआई वाले कह रहे थे हमें कोई इन्विटेशन नहीं आया उस पार्लियामेंट्री मीटिंग का, और ये कोई शरपसंदी की जा रही थी कि जनाब उन्हीं के लिए तो ये हलवा पकाया जा रहा है कि पीटीआई की वहाँ गवर्नर राज भी शायद डिस्कस हो रहा हो। आई होप कि ये गलत थी, अगर सही भी थी तो इसके बाद, इस डेवलपमेंट के बाद सिनारियो बदल जाता है। मगर मुझे इसके अंदर बड़ा मायूसी जो है पीपल्स पार्टी से इन जनरल है, बिलावल से ख़ास तौर पे है, और क्योंकि वो लीड कर रहे हैं नून लीग के अंदर। इस तरह साद रफीक साहब नज़र आए कि कोई वो हमेशा की तरह कोई मुतदिल बड़ी बैलेंस्ड उन्होंने कोई गुफ्तगू की। अभी आज भी नून लीग वाले ये कह रहे थे कि मौलाना साहब से उम्मीदें हैं, हमें अभी भी के आई न्यूज़ के लिए कहें, मगर हमारा उनके साथ राब्ता पीपल्स पार्टी के ज़रिए है। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो इसको शहर शहर जाके लीड कर रहे हैं, और ये जो आइनी मामला जो बेचा जा रहा है जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के बड़े वकला अब ये कह रहे हैं कि बाकी तो छोड़ेंगे, बेवकूफ़ाना एक बात है, एक केओस है, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस है कि दो किस्म के कवानीन को, सिविल को और आप जो है कॉमन लॉ को मिक्सअप नहीं कर सकते। मगर ये क्या राव साहब, ये बढ़ जाता है, और ये अगर अक्लबंदियाँ नहीं की जाती हैं तो ये मामला किधर आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए आमिर साहब, एक तो बिलावल साहब बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। मैं तो बड़े दो बुनियादी सवाल है जिस दो बुनियादों पे वो तरमीम की बात कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं केसेस का बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता था। तो इस बात की उनको किसने गारंटी दी है कि अब ये अदालत अगर दो बन जाएंगी तो ना वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा, ना पनामा स्कैंडल होगा, ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और आम लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं। इन तरामीम का फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आप ग्रास रूट लेवल पे अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करें, एड्रेस करें, और मुल्क के अंदर जो एक तरीके इंसाफ जिस पे सबसे ज़्यादा शोर डालती है, किया तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर डालती है कि आप इंसाफ की बुनियाद पे माशरा कायम करें। तो आपका जब माशरा इंसाफ की बुनियाद पे है ही नहीं, आप टॉप पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके तो किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये एक कोशिश है, शायद कोई मुकाबला लगा हुआ है
नून और पीपल्स पार्टी में कि आईनी तरामीम कौन पास करवाता है या कौन कामयाब होता है, तो इस किस्म की गेम लगती है। अदरवाइज़ कोई मुझे इसमें संजीदगी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जिस किस्म की तरामीम ये इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, जिस किस्म के काम ये करना चाह रहे हैं, जिस तरह 63A के हवाले से वेट कर रहे हैं कि जी लोटे बनाने का मौका मिले इनको तो फिर ये फौरी तौर पे काम दिखाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, ना आईनी अप्रोच है, ना इंसाफ पे मबनी अप्रोच है। एक पार्टी का बंदा जीता, उसको आप पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्डर देगी हम जाकर उसको पकड़ लेंगे। तो इस किस्म की अप्रोच के साथ एक नियति नहीं होती। मज़र ये पीपल्स पार्टी का, और चूँकि हमारी और आपकी जो है वो पीपल्स पार्टी की कॉज नहीं, वो जमहूरियत की कॉज रही हुई, और हम और आप, हमारी सारी राव साहब की जवानियाँ इसी में ही गुजर गई। बिलावल को मुझे नहीं समझ आ रही उनके कौन उस्ताद हैं, उनके फिगर्स भी गलत होते हैं, आर्गूमेंट्स भी फ्लॉड हैं, मगर वो तुले हुए हैं इसको लीड करने में। अगर ये वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और आई एम श्योर वो समझते हैं इसकी अहमियत को, ये जो हमारे खित्ते में होने जा रहा है, या पता नहीं खुदा न खास्ता क्या कितना ज़्यादा ख़राब ये होगा कि कोई जेस्चर अगर दे दिया जाए कि जनाब 2-4 हफ्ते इसको रोक दिया जाएगा, ये तरमीम शर्मीम आगे की अभी बात कर लें। देखिए, मैंने बिलावल भुट्टो की आज जो उनकी क्वेटा में तकरीर थी वो पूरी तकरीर सुनी। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत बात की, जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उनकी तकरीर के बाद मैंने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा दोबारा, और बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उसमें जिक्र है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें जजेस की तकर्रुरी कैसे होती है इसका भी पूरा जिक्र है। कई क्लॉजेज़ हैं जिसमें बताया गया कि किस तरह जजेस, लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में अपोजिशन का होगा। क्या बिलावल भुट्टो ये बताना पसंद करेंगे कि सिंध में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कौन सा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना है? एक ऑर्डर की ज़रूरत है ना, चीफ मिनिस्टर मुझे बता दें सिंध में क्यों नहीं बना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का, जो कि क्लॉज लिखी हुई है, गालबन 23-24 नंबर है उसका अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन बहुत स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि किसी के साथ जोड़ा हुआ है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो और दूसरी जो बात है उसके अंदर, उसमें तो ये भी था कि कारगिल पे कमीशन बनेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से किसी भी हमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट ऑफ टाइम आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कर रहे हैं कि उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर सिविल मिलिट्री के मुतल्लिक है कि ये बेसिकली सिविलियंस की सुप्रीमेसी होगी। उसकी बुनियादी स्मिरिटी यही है कि सिविलियंस की और सिविलियन इदारों की सुप्रीमेसी होगी, जबकि ये जो की जा रही है इसका बिल्कुल द अदर वे राउंड, उल्टा एक इसका तासुर है कि ये इसके बाद जो है कोई सिविलियन अदारे, ना पार्लियामान, ना अदालतें, ना मीडिया, कोई भी जो है उसकी आज़ादी सलब होगी, बढ़ेगी नहीं। सो ये उसकी बुनियादी स्पिरिट के साथ है। मगर ये बहसें मैं तो समझता हूँ कि ये एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और ये इंटरनेशनल उसको भी फॉलो करते रहे हैं हम, तो ये जो जंग है फ़िलहाल, इसके बाद सब चीज़ें फ़िलहाल बेमानी हो जाती हैं। बहुत कुछ बात करनी थी हमें। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो वहाँ पे तमाशे हुए, इतने बड़े जज जो है बचकाना तरीके से वहाँ लड़ रहे हैं, और हर कोई ही अपना थूका हुआ चाट रहा है। माजी में पता नहीं किस ने क्या फैसले दिए। यही जो नून लीग है, इन्होंने पहले रोकने के लिए जो है हॉर्स ट्रेडिंग एक 14वीं आईनी तरमीम लेके आए कि पार्टी के हेड की, पार्लियामान की इतना इख्तियार होगा कि छींक भी मारेगा अगर उनका कोई बंदा, उसको निकाल सकेंगे। अब वो आईनी तरमीम ला रहे हैं, छोड़ दें इस बात को कि लीगैलिटी हो, हम भी उसकी इंटरप्रिटेशन के खिलाफ रहे हैं कि तशरीह गलत हुई, मगर अगर वो लोटों के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसका मतलब ही डिफरेंट हो जाता है। मगर फिलहाल हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये ईरान का खुदा ना खास्ता रिएक्शन, वहाँ से क्या होता है और आगे से क्या होता है, वहाँ पे फोकस रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव खालिद साहब मौजूद थे, मजहर अब्बास साहब मौजूद थे। जहाँ तक आपने अपडेट की बात की, जाते जाते अपडेट ये भी दे दे कि इसराइल ने बाकायदा थ्रेट कर दिया कि ईरान के हमलों का तबाहकुन जवाब होगा। और अब इससे कुछ देर पहले जो अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास एक बुलाया था, उसमें बाकायदा तौर पर US मिलिट्री को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ना सिर्फ इनके ईरान के मिसाइल मार गिराए जाएं,
बल्कि इसके अलावा उन्हें दिफाई मदद भी इजराइल को फराहम की जाएगी। इसके साथ ही देखते हैं कि आज की रात क्या बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने देखने में आती हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।